हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बात कर रहे हैं मेडावल इंडिया के बारे में। मेडावल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक विद सोहन में। आज हम मेडावल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और मेडावल इंडिया से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे जो है वो हम आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम 1712 से लेकर के जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है वहाँ से लेकर के हम 1526 ईस्वी में जो पानीपत का लड़ाई होता है वहाँ तक हम आज बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं मेडाइवल मध्यकालीन भारत के बारे में। भारत में अरबों का आगमन जो है वो प्रथम आगमन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है 1712 ईस्वी में, और ये 1714 ईस्वी में मोहम्मद कासिम की मृत्यु हो जाती है, वहां तक लिखा हुआ है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है मोहम्मद बिन कासिम ही थे। इन्होंने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर दाहिर नामक का जो शासक हिंदू शासक थे उनको इन्होंने पराजित किया था। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक की अगर बात करें तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही हैं। इन्होंने कुल आय का 1/2 भाग या 2/3 भाग तक कर के रूप में लेते थे। एक चीज इन्होंने किया कि विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों को इन्होंने कर के दायरे से बाहर रखा। इन्हें इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे जिन्हें दिरहम के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में यह यूएई की मुद्रा के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका कुछ बुक है, लेकिन मैं ये बुक जो है इनका बुक एक ही है काली लाल दिमना के नाम से, जो मूल तौर पे ये बुक चरक संहिता और पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो उसके बाद उन्होंने उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद गजनवी जो है उनका टर्म आता है। मोहम्मद बिन गजनबी 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार जो है इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है। पहला आक्रमण इन्होंने 1000 ईस्वी में पेशावर के शासक जयपाल पर किया था, जिसमें जयपाल जो है वो पराजित हो गए थे। 1110 ईस्वी में आनंद पाल जो जयपाल के बेटे थे उनको इन्होंने हराया। 1011 से 12 में इन्होंने मथुरा और उज्जैन पर भी आक्रमण किया। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसे ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो आक्रमण किया वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। इसने 16वां आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात पर करते हैं, और सोमनाथ मंदिर को बिल्कुल बुरी तरह से इन्होंने उस मंदिर को विध्वंस करते हैं और वहां से बहुत सारे खजाने लूट कर ले जाते हैं। उस समय जो गुजरात का शासक था वो थे भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश से संबंधित थे। 1027 में इसने अपना आखिरी आक्रमण जो है वो जाटों के विरुद्ध करते हैं, और 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सोमनाथ को पहली बार जो है पत्थरों से भीम प्रथम ने ही बनवाया था। ठीक है। मोहम्मद गजनबी की बात करें तो वह सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अगर इनकी कुछ बुक की बात करें तो इनके कुछ राइटर थे अलबरूनी, जो 1014 ईस्वी में भारत आया था, और उनका बुक का नाम है किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद। उसका जो सेकंड राइटर था उसका नाम है फिरदौसी, इनका बुक है शाहनामा। तीसरा है उताबी, जो राइटर हैं उनका बुक का नाम है चचनामा। और लास्ट जो है वो है बेहाकी, इनके बुक का नाम है तरीक ए सुबुक्कीन। उसके बाद मोहम्मद गजनबी का जो है शासक खत्म हो जाती है, मतलब 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में। मोहम्मद गजनबी मूल तौर पर 1175 से 1206 ईस्वी तक इन्होंने आक्रमण करने या शासन करने की नीति का इख्तियार किया। एक फर्स्ट आक्रमण जो है मुल्तान के करमाती जाति के मुसलमानों पर इन्होंने किया था, और 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक की अगर बात करें तो भीम सेकंड, क्योंकि वहां पे कुछ डायनेस्टी बिलोंग करते थे, तो भीम प्रथम और मूलराज सेकंड ये दोनों जो है चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित थे। 1178 में मोलडंग सेकंड ने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू जो उन्होंने उसमें पराजित किया था, और 1179 में
इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किए थे। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिल्ली, अजमेर, सांभर कैपिटल थी चौहान डायनेस्टी की। चौहान डायनेस्टी के रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। इनके जो राइटर थे, मतलब इनके लेखक इनके काल में, वो थे चंद बरदाई। और चंद बरदाई का जो बुक है वो उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। नेक्स्ट जो है 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। सेकंड बैटल होता है 1192 में बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपना राजधानी के रूप में बसाते हैं। 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपनी कुटिया बनवाते हैं। 1194 में बैटल ऑफ चंदबरदाई मोहम्मद गौरी और जयचंद मोहम्मद के बीच में होता है, जिसमें जयचंद पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी के मूल तौर पे 4 स्लेव थे। स्लेव फर्स्ट, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। स्लेव फर्स्ट, स्लेव सेकंड, स्लेव थर्ड एंड स्लेव फोर। पहला जो उनका गुलाम था वो था सन इन लॉ, मतलब मोहम्मद गौरी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड स्लेव यलदौज, थर्ड स्लेव कुबाचा एंड फोर्थ स्लेव बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था और 1-2 साल के अंदर में ही इनकी डेथ भी हो जाती है। 1194 में कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, इस दोनों मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन ऐबक, जिसको वास्तविक नाम मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जी वो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, इनके नाम पर 1199 में कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया था। इनको पूर्ण करवाने वाला जो शासक था वो था इल्तुतमिश, जो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन मतलब कुतुब मीनार का जो काम है वो पूरा करवाया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और वह भारत का शासक ऐबक बन जाता है, तथा यलदौज को गजनी का शासक और कुवाचा को काबुल और कंधार का शासक, जो ये दोनों गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। एक गुलाम और जैसे कि मैंने आपको बताया था वो थे ये वाले बख्तियार खिलजी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि बख्तियार खिलजी की डेथ हो जाती है। लास्ट में जो फर्स्ट जो स्लेब था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की खुद का कमान जो है वो संभाल लेते हैं। और ये 1206 ईस्वी से लेकर के 1526, ये जो डेट है ये डेट है दिल्ली सल्तनत का, न कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो 1206 से 1210 तक ही था, लेकिन गुलाम वंश की जो कार्यकाल है वो कुल मिला के 1206 से 1290 ईस्वी तक है। गुलाम वंश का जैसे संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, तो पहला शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनते हैं, और इनकी जो पहली राजधानी है वो लाहौर थी। शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपए का दान किया, इसलिए इन्हें लाहौर की जनता ने इन्हें लाख बख्श की उपाधि से सम्मानित किया। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिन्होंने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल जो है वो नियुक्त करते हैं। 1210 में चौगान में पोलो खेलते समय इनके घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती है, और इनका मकबरा जो है वो लाहौर में है। मकबरा का मतलब होता है जब ये मरते हैं और जहाँ पे ये लोग दफन किए जाते हैं उसको हम मकबरा बोलते हैं। 1210 ईस्वी में इनका बेटा आराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु की और गुलाम वंश का अगला शासक बन बैठा। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड स्लेव डायनेस्टी के शासक इल्तुतमिश के बारे में। ये कुल मिला के 1211 से 1236 ईस्वी तक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका शासक जो है उसका बेटा आराम शाह बनते हैं। कुछ दिन का जो गैप है आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1211 है तो ये आराम शाह उस गैप को फुलफिल करते हैं।
यह भारत का पहला सुल्तान था क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि खलीजा से प्राप्त हुई थी इसे, ठीक है। आखिर सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो उसके बाद इसको जो बाबर जो है वो हरा करके मुगल वंश की स्थापना करता है। इसे हम आगे इसी वीडियो में देखने वाले हैं। 1205 में यल्दौज ने इल्तुतमिश पर आक्रमण करते हैं और तराइन का तीसरा युद्ध जो है वो होता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर देता है और 1221 में चंगेज खान मंगोलिया का आक्रमण होता है। कहाँ पे? तैमूरचीन में। इसने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाया जिसमें चांदी के सिक्के को टाका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चालगानी और या दल चालिशा के रूप में एक संगठन का निर्माण करता है और इसे चलाता है। इसने इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की जिसमें जीते हुए जमीन को सैनिकों में बांट दिया जाता था। 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाता है और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली जो है वो स्थानांतरित कर देता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित करता है और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया मकबरा किसे कहते हैं, मरे हुए जो इंसान मर जाते हैं उनका जो सब जहाँ पे दफन किया जाता है उसे मकबरा के रूप में जाना जाता है। 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर के उनका बेटा जो है वो रुकुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठते हैं और वो बाद में हटाए जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा गुलाम वंश का शासक बनती है वो है रजिया सुल्तान। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक बनी जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक बनी रही। इसने एतगीन को जो है सो बदायूं का इम्तिदार तथा अल्तुनिया को भटिंडा का इम्तिदार बनाते हैं, ठीक है। याकूत खान जो है अमीर ए आखुर शाही स्तवल का मंत्री जो रजिया सुल्तान का मूल तौर पे प्रेमी भी कहा जाता है। 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया और अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी। यही याकूत खान है जो रजिया सुल्तान का प्रेमी के रूप में जाना जाता है और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है। इस विद्रोह के बाद 1240 में 10 चालीसा ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में कर दी। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है और कैथल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद चौथा शासक आते हैं गुलाम वंश के, वो थे बहराम शाह। ये 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 ईस्वी तक फिर शासक करते हैं। इसने बलवंत को वजीर नियुक्त किया और बलवंत को जिसको हम बलवन के नाम से भी जाने जाते हैं, बलवंत को जो है अलूम खां की उपाधि भी इन्होंने दिया था। छठा शासक गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से 1287 ईस्वी तक बनते हैं। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने 10 चालीसा का अंत कर दिया, खत्म कर दिया। बलबन ने दिल्ली में लौह एवं रक्त नीति चलवाई थी। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लौह एवं रक्त की नीति किसने चलवाया, तो गयासुद्दीन बलबन ने चलवाया। नोट आप यहाँ पे नोट्स में लिख लें। जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने चलवाई थी। इसी ने सिजदा पायनेस्त प्रथा चलाई थी। औरंगजेब ने इसे खत्म किया था। बलबन ने नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी और फारसी में नव वर्ष को ही नवरोज के नाम से जाना जाता है, मूल तौर पर ईरान जो अभी का देश है। इस लाहौर को औरंगजेब द्वारा जो है सो इस लोहार को औरंगजेब के द्वारा खत्म कर दिया गया था। 1287 में मंगोलों का तीसरा बार आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। 1827 में बलबन अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर इनकी मृत्यु हो गई, माफ करना यहाँ पे 1287 लिखना चाहिए, 1827 ये गलत हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है सो 1287 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी कैकुबाद जो है वो 1287 से 1290 तक शासक बनते हैं, गुलाम वंश का 7वां शासक।
मलिक फिरोज ने कैकूबाद पर विश्वास जीतकर पंजाब का इख्तियार बन जाता है और मलिक फिरोज ने 1290 में कैकबाद में हत्या कराकर कैसूर्स की गद्दी पर बैठाया। 1290 में कैकुर्स को मलिक फिरोज द्वारा गद्दी से हटाया जाता है और मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की समापन की और वह तुर्क का था। उसके बाद शासन शुरू हो जाता है खिलजी डायनेस्टी का, जो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चलता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। 1293 में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण करते हैं और यह दक्षिण में मुसलमानों का पहला जो है वो आक्रमण था, किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है कारा का इक़्तिदार जो है वो बनते हैं और 1296 में मंगोलों का चौथी बार आक्रमण होता है और इस अभियान पर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा था। अलाउद्दीन ने इस आक्रमण में मंगोलों को पराजित कर दिया था। मंगोलों के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रुक गए और जलालुद्दीन ने इसका धर्म मुस्लिम में बदलवा दिया था और दिल्ली में इसके रहने के लिए एक शहर मुगलपुर बसाया। यही नवीन मुस्लिम कहलाए थे। यह 2000 सैनिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आप समझ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही मुस्लिम में परिवर्तित करवाया था 2000 सैनिकों को। 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कराई और दिल्ली का अगला सुल्तान जो है वो बन बैठा। उसके बाद शासन आता है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 ईस्वी तक। संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई है। यह दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था और इसी ने सेना को नगद वेतन देने की भी शुरुआत की थी। अमीर खुसरो इसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने तोता ए हिंद, सितार और तबला बनाया, खारी खरी बोली, कवाय गायकी। इन्होंने कश्मीर की धरती को स्वर्ग भी कहा था। नोट: खज्जर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के लिए भारत का स्विट्जरलैंड कौसोनी यूके, आई थिंक उत्तराखंड होगा या यूनाइटेड किंगडम। अमीर खुसरो ने खालसा एक खुसरो नामक बुक की लिखी थी। इसने बलबन के शासन से ही अपने कवि जीवन की शुरुआत किया था। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन काल में थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहान की उपाधि दिया था। ये आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट आपको कुछ लगे। यह गुजरात के मलिक काफूर किन्नर को खरीद कर लाया था। जो एक किन्नर थे मलिक काफूर, इनको 1000 में खरीदा गया, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी जो है कहा जाता है। मलिक काफूर इसका सेनापति था। ठीक है, आप ये देख लीजिए। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ इंडिया मिशन की शुरुआत करता है और इस अभियान में मलिक जो है कतार को भेजता है और 1308 में मलिक कतार ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव, जो काकतीय डायनेस्टी से संबंधित था, उस पर आक्रमण करता है। मलिक कातार ने प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा, डायमंड जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो कोहिनूर हीरा जो है वो प्रताप रुद्रदेव, जो काकतीय वंश के शासक थे, उनके पास था। उससे जो है मलिक कतार जो है आक्रमण करके ले लेता है। यह हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। ठीक है, यह हीरा गोलकुंज हैदराबाद से निकाला गया था। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी अलेक्जेंडर दू की उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो है इसने जनता पर जजिया, नन मुस्लिम और ज़कात मुस्लिम देते थे, जो लगाया जाता था। नन मुस्लिम और मतलब जजिया जो है वो नन मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं थे, वो देते थे और ज़कात जो है वो मुस्लिम धर्म के लोगों जो देते थे। एक तरह से कर था। इनके अलावा भी इसने निम्न कर लगाए थे, जिसमें हाउस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इरिगेशन टैक्स और एनिमल फीडिंग टैक्स। ठीक है, फीडिंग मतलब होता है भोजन वगैरह। इसने एक कर विभाग बनाया था जिसे दीवान ए मुसत खराज कहा जाता है।
इसने मसाहत सिस्टम की शुरुआत की थी। इस भूमि नापने की प्रथा को मसाहट सिस्टम जो है सो कहा जाता था। बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने वाला यह पहला सुल्तान था। इसने ही हुलैड डॉग सिस्टम की शुरुआत की थी। इस प्रथा को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था। इसने दिल्ली में निम्न स्मारक बनाए थे जिसमें अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, सीरी का मीला, हौज खास। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा दिल्ली में है स्थित। उसके बाद मोहम्मद शाह मुबारक शाह खिलजी आते हैं 1316 से 1320 ईस्वी तक। महिलाओं के कपड़े या बिना कपड़े पहने जो है वो दरबार में कभी कभी आ जाया करते थे और वो थे मोहम्मद शाह खिलजी। यह खुद को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का एकमात्र शासक था। 1320 में गाजी मलिक ने इसे सिंहासन से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना करता है। तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 1320 से और यह चला था 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। इसी ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना करता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही हैं। इसने 1323 में अपने बेटे जूना खान को तेलंगाना मिशन पर भेजा और इसने तेलंगाना को तुगलक राज्य में मिलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। हजरत निजामुद्दीन जो हैं औलिया नामक संत सूफी संत इसके दरबार में थे। सूफी संत मैं आपको एक चीज बता दूं कि सूफी किसको कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि मुसलमान में दो प्रकार की जाति डिवाइड होती हैं, एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। तो शिया और सुन्नी दो अलग अलग हैं, लेकिन शिया और सुन्नी से मिलकर के जो मुस्लिम बनते हैं वो आपको सूफी के नाम से जाना जाता है। 1325 में बुगार खान बंगाल का इस्तेदार ने दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ विद्रोह जो है वो कर दिया। 1325 में लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी गई और इसका मकबरा भी दिल्ली में तुगलकाबाद शहर में स्थित है। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेथ जोन खान अगला शासक जो है वो बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, वास्तव नाम जौना खान है। ठीक है, जौना खान। इसे पागल सुल्तान कहा जाता है। यह अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। इसके शासनकाल में 1330 में दक्षिण अफ्रीका यात्री मोरक्को का इब्न बतूता इसके दरबार में आते हैं। इसने इब्न बतूता को अपना फारसी नियुक्त करता है और इब्न बतूता ने रहेला नामक पुस्तक की रचना करता है। रहेला के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान व राजपूताना को छोड़कर संपूर्ण हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी वेतन प्राप्त सेना इसी के समय में किया जाता था। इस पुस्तक में भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन भी मिलता है। रहेला में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व समृद्ध शहर दिल्ली को बताया। कौन? रहेला। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला वह या यह प्रथम सुल्तान था। ठीक है, प्रथम सुल्तान था। कौन था? एक बार आप फिर से देख लें, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी 1319 से 540 ईस्वी तक। ठीक है। नोट है, सती प्रथा पर बैन लगाने वाले शासक फिरोज शाह तुगलक, सेकंड अकबर, तीसरा औरंगजेब। 1829 में भारत में सती प्रथा का पूर्णतः उक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक जोसम किया। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। 27 रिवोल्ट इन साउथ इंडिया, 7 रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया, टोटल 34 रिवोल्ट हुए थे। मंगोलों का 5th बार आक्रमण हुआ था इनके शासनकाल में। फेल्योर डिसीजन आपको देखें, जो फेल कर गया था डिसीजन, इसमें इन्होंने अपने जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इनके शासन को फेल करने का जो मूल कारण है वो सब कहा जाता है। इन्होंने खुरासन अभियान की विफलता हुआ है दूसरा कारण। तीसरा, द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया, मतलब एग्रीकल्चर डेप्थ डिमांड इकोनॉमी। ठीक है। कराचील अभियान जो है सो इनको विफलता करा और 1351 में सिंध में विद्रोह के दौरान इनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद
तुगलक वंश का थर्ड शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक रहते हैं। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। अकबर अपने शासनकाल में 6 शहर बसाए: हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर, सिराज ए हिंद। ठीक है। सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनाने वाला शासक यही थे, और इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया और इसने वहां 1200 बाग बनवाए। इसने अशोक के टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया, मतलब वहां से जो स्तंभ था उसे दिल्ली ले जाया गया। इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था। इसके बाद इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, टैक्स जो है वो लगा दिया था। 1379 में इसने कुतुब मीनार की चौथा और पांचवी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था, जो नष्ट हो गया था भूकंप में। जनता को आर्थिक मदद के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए खैरात तथा एक अस्पताल दार उल शिफा के नाम से जाना जाता था, उसका निर्माण करवाया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम सुल्तान था। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, जो 1394 से 1414 तक चला। 1398 में दिल्ली सुल्तनत पर तैमूर का आगमन होता है। ठीक है। ये कुछ माइंड मैप हम जगह जगह पे जोड़ दिए हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद के मंत्री जो थे वो थे खिराज खान, और इसने मदद किया था तैमूर के आगमन पर, जिसमें शाहरुख खान। ठीक है। खिसना खान के द्वारा एन मोहम्मद को सिंहासन से हटाया गया, और जिसने भारत पर प्रथम शिया वंश की स्थापना करता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि शिया और सुन्नी मुस्लिम का दो बिरादर है, मान लीजिए। सैयद डायनेस्टी की स्थापना 1414 से हो जाती है, 1451 ईस्वी तक चलता है। आपको पता है कि दिल्ली में मूल तौर पर दिल्ली सल्तनत में 5 शासक हुए थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और इसके बाद लोदी वंश। इस वंश की स्थापना खिर्ज खां करते हैं, जिसने 1414 से 1429 ईस्वी तक शासन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ठीक है। नेक्स्ट है मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक इन्होंने वजीर बलोल अफगानी टाइटल इन्होंने लिया था, खान ए खाना उपाधि लिया था। मोहम्मद शाह, इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया। ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451, 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित कर दिया। यही वो बहलोल हैं जो लोदी वंश का स्थापना करते हैं। बहलोल ने भारत में प्रथम अफगानी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आ जाता है लोदी डायनेस्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन चलता है। लोदी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोदी को जाना जाता है। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करते हैं। सुल्तान बनने के बाद इसने अपना नाम जो है सो बहलोली सिक्के चलवाते हैं। सुल्तान बनने के बाद इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे लोदी वंश में मिला लेता है। इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र हुआ, जो इस वंश का महान शासक कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है। उसका नाम है सिकंदर लोदी, जो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक चलता है इनका शासन। 17 मई 1498 वास्को डिगामा भारत पर जो है वो आगमन होता है। भारत में आगमन होता है 1498। जैसा आप सब जानते हैं, वो प्रथम जो है सो पुर्तगाल नाविक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे करता है, जिसे सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता है। इसने आगरा आगरा में बाबरगढ़ का किला बनवाया। 1506 में इसमें राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। सिकंदर लोदी एक कवि था। ये गुल रुखी नाम से कविता लिखता था। इसने आयुर्वेद पर प्रसिद्ध पुस्तक फरहंस फहंगे सिकंदरी लिखा था। इसने नापने की एक नई इकाई चलाई थी जिसे गज ए सिकंदर कहा जाता था। सिकंदरी गज कहते थे या सिकंदर गज। एक सिकंदरी गज का मतलब होता था 30 इंच। इसने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कहा जाता है, और वो होता है इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1517 में खतौनी का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी और रांगा शागा जो मेवाड़ के शासक होते हैं, इसने इसमें रांगा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। इसके चाचा दौलत खान लोदी पंजाब के सूबेदार, आलम खान लोदी दिल्ली के सूबेदार होते हैं। 1519 में भारत पर आक्रमण बाबर का आगमन बजौर सिंध जो है सो बेरघट फोर्ट में हुआ था, और 1520 से 1521 तक 3 अटैक किए जाते हैं जो सिंध और कश्मीर पर। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है सो लड़ा गया और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है, ये है इब्राहिम लोदी, और इसका मकबरा पानीपत में स्थित है। उसके बाद शुरू हो जाता है मुगल डायनेस्टी 1526 से 1707 ईस्वी तक, जो उसके बाद जो है सो 1857 ईस्वी तक 2 खंड में इसको मापा जाता है। इसके बाद जो है सो मुगल डायनेस्टी का हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए इसी वीडियो में। यहीं तक, अगला वीडियो आपको जल्द ही अपलोड की जाएगी। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि महसूस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ना छोड़ें, और मुझे मार्गदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।